नमस्ते एवरीवन। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आज का विशेष लाइव है जिसको लेकर मैंने आज सुबह जो वीडियो ऑडियो अपलोड की थी उसको लेकर, और मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगी। कई लोगों के मन में सवाल होंगे तो सवाल फेस करना चाहिए। और नॉर्मली मैं काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट होता है तभी मैं लाइव आती हूँ। तो आज के इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, समाज के लोगों तक भेजने की कोशिश कीजिएगा। बस इतनी मदद मुझे आप लोगों से चाहिए। सॉरी, कॉल आ गया था बीच में, इसलिए लाइव थोड़ा हमारा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो हम आज के लाइव की शुरुआत प्रॉपर तरीके से करते हैं। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। और प्लीज़ मेरे लाइव को समाज के लोगों तक, घर घर तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करना। बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही क्लियर, इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने एयरपोर्ट्स नहीं लगाए। और फिर अगर ठीक से क्लियर आवाज़ नहीं है तो मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और हमें बात करनी ज़रूरी है। और जिन लोगों के सवाल हैं वो बिल्कुल सभ्यता से सवाल करें और पूछें। आज मैंने एक, कल ही मैंने बोल दिया था, कल मैंने इस चीज़ का डिक्लेरेशन इसलिए दिया और ये बात कही कि अगर आप इस ऑडियो को फेक प्रूफ करते हो तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगी। इसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि आप सत्यता के ऊपर कितने सवाल उठाओगे, कितना झूठ बोलोगे आप लोगों को, कितना फेक चीजें रखोगे कि ये फेक है वो फेक है। मतलब उस आदमी को छोड़कर और उसकी पार्टी के लोगों को छोड़कर पूरी दुनिया झूठ बोल रही है और पूरी दुनिया एआई से चल रही है। बस वो बहुत ईमानदार हैं और वो लोग बिल्कुल सच बोल रहे हैं। बाकी एवरीबडी इज लायर। सब झूठे हैं, दुनिया झूठी है, सब दुनिया झूठ पे चल रही है। और बहन जी झूठ बोलती हैं, काशीराम साहब ने झूठ बोल के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, रोहिणी झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रहे हैं। बस वो एक व्यक्ति सारे काम कर रहा है, वो सच बोल रहा है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। आज मेरे कई अहम सवाल हैं, मैं अपने लोगों से करना चाहती हूँ। अपने लोगों से मतलब है अपने देश के लोग। अपने लोगों से मेरी परिभाषा ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सिर्फ बहुजन समाज के लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैं सर्व समाज के लोगों से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि सर्व समाज के लोग मेरा समर्थन करते हैं। देश के लोग जो भी, जहां तक भी मेरी अगर रीच 10,000 लोगों तक है तो उन 10,000 लोगों में कोई जाति विशेष की परिभाषा नहीं है, सब है। इक्वली मैं सबको ट्रीट करती हूँ और इक्वली सब मुझे अपनी बेटी बहन मानते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से मुझसे मेरे साथ बिहेव करते हैं। तो कभी भी मैंने अपनी चीज़ों को जाति पर नहीं लेकर आई। तो आज का मेरा सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या एक महिला की सफलता, क्या एक औरत किसी के साथ सोकर ही सफल होती है? क्या उसकी जिंदगी का कोई संघर्ष नहीं है? कोई भी लड़की फिल्म इंडस्ट्री में जा रही है, पॉलिटिक्स में जा रही है, बिजनेस में जा रही है, एजुकेशन में जा रही है, उसकी सफलता पर किसी ना किसी आदमी का चिन्ह या का नाम लिख दिया जाता है। कोई भी महिला अगर आगे बढ़ रही है अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से, खासकर अगर मैं आज बात करूंगी तो वो बहुजन समाज की महिलाएं, तो क्या दलित समाज की बेटियां सोकर सफलता प्राप्त करती हैं? क्या दलित समाज की बेटियां सोकर सत्ता प्राप्त करती हैं? क्या ये सोच है हमारे लोगों की? क्या ये एक दायरा बन चुका है? किस किस सदी में जी रहे हैं हम लोग और किस माहौल में जी रहे हैं हम लोग? आपने संघर्ष की परिभाषा को समझा क्या है? एक लड़की पैदा होने से लेकर मरने तक कितना संघर्ष करती है अपने जीवन में। हर भूमिका में उसकी कितनी अहम, उसकी कितना, मतलब हर एक एज में उसकी कितनी अहम भूमिका होती है। हर किरदार में उसका क्या व्यक्तित्व होता है। वो पैदा होती है, पहले तो भ्रूण हत्या के माध्यम से मार दिया जाता था, आज वो भ्रूण हत्या कहीं ना कहीं कम हुई है, लड़कियां जिंदा रह रही हैं। तो कहीं ना कहीं फिर कुछ लड़कियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, फिर वो अगर वहां बच गई तो फिर स्कूल कॉलेज में, शादी के बाद फिर कई लड़कियां ऐसे
प्यार के झूठे जाल में फंसकर अपनी जिंदगी के महत्व को खो देती हैं। अगर फिर वो वहां भी बच गई तो शादी के बाद दहेज के लिए जला दी जाती है, मार दी जाती है। तो आप ये समझ लीजिए, फिर अगर वो माँ बनती हैं तो बेटे उनके बच्चे उनके साथ में कहीं ना कहीं किसी तरह का। तो ये पूरी इस जर्नी में आप लोगों ने समझा क्या एक महिला को। और वहीं अगर कुछ लड़कियां हमारे जैसी जो संघर्ष के माध्यम से जो पढ़ने, जो अपनी पहचान, अपने नाम को वो किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहन के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाना चाहती, वो अपनी आइडेंटिटी, अपने नाम के लिए मेहनत करती हैं, संघर्ष करती हैं, उनको एक सेकंड में आप लोग बोल देते हो कि नहीं वो अगर व्यक्ति नहीं होता ना उसके साथ में तो वो सफल नहीं होती, वो अगर उसको आगे नहीं बढ़ाता। तो यही चीज आज की ऑडियो से आपने क्या सुना, आपने क्या समझा कि एक आदमी पूरी बहन जी के पूरे संघर्ष के ऊपर एक लाइन बोलकर काली पोत देता है कि अरे वो तो ब्लैकमेलिंग की वजह से मुख्यमंत्री बनी। अरे तू जानता क्या है बहन जी के बारे में? एक महिला जिसने 18 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया, अपने सपने छोड़ दिए, जो कलेक्टर बनना चाहती थी महिला, एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, वो संघर्ष को छोड़ के वो काशीराम साहब के साथ रोड पर निकल गई संघर्ष करने के लिए। उन्होंने पूरा आजीवन अविवाहित रही, उन्होंने शादी नहीं की। महिला को बोलते हैं कि संपूर्ण तब माना जाएगा जब वो मां बनेगी। वो भी त्याग दिया, वो भी नहीं करा, उस चीज का भी त्याग दिया। पूरे त्याग बलिदान को तुमने काली पोत दी एक लाइन बोलकर। आज मैं समझ को, क्योंकि वो दुनिया की नजरों में अभी वो कुछ दिनों से मैं ये एक्टिंग करते हुए देख रही हूँ ना उसको, कि मैं बहन जी का अपमान नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं ये जो दोहरी सच्चाई है, ये डबल फेस है, ये समाज के सामने लाना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि हाँ एक व्यक्तिगत रूप से उसने आज अपनी समाज को बचाने में, आज ही मेरे दोस्त से बात हो रही थी, उसने कहा कि इतिहास में मेरा नाम किस चीज में दर्ज होगा, मैं क्या बनूंगी या मैं कितना कुछ कर पाऊंगी, वो सब चीजें इन फ्यूचर देख ली जाएगी। लेकिन एक चीज के लिए लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे कि वो लड़की स्विट्जरलैंड में बैठकर भी अपने समाज को बचाने के प्रयास में लगी हुई थी। आज उस व्यक्ति को भी मैं इस माध्यम से मैं एक बहुत बड़ी आलोचक बनकर उसको खत्म करने के लिए शायद ये सब नहीं कर रही हूँ। आलोचक बनकर उसके, अगर मैंने उसको बोला कि वो अल्कोहल पीता है तो छोड़ दे अल्कोहल, बचा ले अपना शरीर, बचा ले संगठन। मैंने उसकी बुराइयों का, उसकी गलत नीतियों का ही तो विरोध किया, मैं उसके अच्छे कामों का विरोध तो नहीं कर रही हूँ। मैं ये तो नहीं बोल रही कि वो ये चीज क्यों कर रहा है। उसने अगर बहन जी की, अब वो इतने दिनों से बहन जी के बारे में जो कुछ भी बोल रहा था, ये जो भी एक महिला के रूप में, और उस ऑडियो में अगर आपने बहुत अच्छे से सुना हो तो उसमें वो खुद ही एक्सेप्ट करा कि तुम मेरी बात पे भरोसा नहीं करोगी। तो इसका मतलब समझ लो कि आज से ही नहीं, मैं शुरू से ही उसकी इस बात पर कभी भी मैं विश्वास नहीं करती थी कि नहीं तुम जो बोल रहे हो वो सही है। नहीं, वरना एक प्रेमिका के रूप में हाँ ठीक है, जो इसने बोल दिया वही ठीक है, मैं क्या जानती हूँ इन सारी चीजों को। और फिर जो लोग मुझसे बहुजन राजनीति की बात करते हैं कि मैं बहुजन राजनीति को खत्म कर रही हूँ, मैं चमार वाल्मीकि एकता को, जाटव वाल्मीकि एकता को तोड़ना चाहती हूँ, उस ऑडियो में मैंने क्या कहा? वो ऑडियो बनाई भी तो नहीं है। मैंने कहा 100% 1 करोड़ का इनाम इसलिए रख दिया, ना मेरे पास 1 करोड़ रुपए और ना मुझे देना, क्योंकि कोई मुझे झूठा प्रूफ ही नहीं कर पाएगा। तो मेरे तो वैसे भी उस चीज को लेकर तो मैंने सिर्फ एक बोल दिया कि तुम प्रूफ कर दो ना, क्योंकि मेरी जब हर एक चीज ओरिजिनल है, रियल है, तो फिर मैं डरूंगी कैसे, मैं झूठ कैसे बोलूंगी, और मैं कैसे समाज के सामने ये चीज होगी, इतने बड़े समाज के विश्वास के साथ खेलूंगी क्या मैं? उनके भरोसे को तोड़ूंगी क्या मैं? आज कितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, लोग मुझे बहन, बेटी, या जिस तरीके से भी मुझे एक दोस्त की निगाह से या जो भी देखते हैं, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो मैं इतने लोगों के साथ छल नहीं कर सकती झूठ फैला के, ये झूठ या AI से कुछ भी बनाकर। मुझे ना नाम की जरूरत है ना पहचान की जरूरत है। अगर मेरा नाम इतना छोटा है ना, आई एम वेरी हैप्पी। आई डोंट केयर कि मुझे बहुत बड़ा नाम बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे फेक आइडेंटिटी, फेक क्रेडिबिलिटी और फेक चीजें लेकर आनी है। नो, आई डोंट वांट। ये सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहन जी की उस ऑडियो में, अगर आपने सुना होगा, मैंने ये चीज कही कि तुम पार्टी विलय कर दो, और ये बात 2024 में हम दोनों की हो रही है। 2024 में इनके चुनाव के पहले की बात मैं कर रही हूँ। जब मैंने देखा, जब ये सारी चीजें, वो डेट टाइम, देखो कोर्ट में हर एक चीज रिकॉर्डिंग ऐसी थोड़ी कि हाँ मैं उसको सिर्फ कहीं से भी हवा में लेकर आ जाऊंगी, उसके ऊपर कितने मिनट की है, डेट है, पूरी टाइम क्या, सारी चीजें सब कुछ उसमें आ जाएगी, सारी चीजें उसमें करके बता दी जाएंगी और बोल दिया जाएगा, दिखा दी जाएगी। एग्जैक्टली
तो वो मुझे प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उस चीज को लेकर आने में लोगों के बीच में। लेकिन ये जो झूठ फैलाया जाता है ना, जो महिलाओं के संघर्ष को, आज मैंने बहन जी के उस संघर्ष को समझा, मैंने उसको समझाया कि ना हमारा ये दो पार्टियां बनाने से हमारे समाज का बहुत नुकसान हो रहा है। तुम व्यक्तिगत सफलता के आधार पर काम मत करो, तुम ये देखो कि समाज को इससे क्या बेनिफिट है। तुमने 10 साल से भीम आर्मी बनाई, इसकी स्थापना से लेकर अभी तक तुम्हारा रिजल्ट रेट क्या है, तुमने काम क्या करा, तुमने कितने लोगों को न्याय दिलाया, तुम्हारी राजनीतिक सफलता क्या है। एक आदमी या चीटिंग करके पास होने वाले को कभी टॉपर नहीं कहलाता। कोई भी व्यक्ति अगर कोई पूरा पेपर का पूरा एक बुक लेकर चला गया और लिखकर वो अपने आप को ये प्रूफ कर रहा है कि मैं टॉपर हूं, तो वो टॉपर नहीं बन सकता। एक सीट पर एक सांसद को बनाकर वो अपनी पार्टी की सफलता को स्थापित नहीं कर सकता। उसके जीतने के बाद ही 3 राज्यों में चुनाव, और तीनों राज्यों में उसके हर एक कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई। क्यों भाई, सांसद बन के प्रचार करने गया था ना, फिर क्यों नहीं समाज ने एक्सेप्ट किया। दिल्ली जैसे इतने बड़े जगह पे जहां पर 20 लाख से ज्यादा वोट सिर्फ वाल्मीकि और चमार है के वोट्स हैं, वहां पर इसकी पूरी पार्टी को 10,000 वोट मिल रहे। इट मीन्स की पार्टी तुझे लीडर की तरह एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और इससे कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी का बहुत लॉस हो रहा है, बहुत चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो क्या एक सलाहकार के रूप में क्या गलत समझाया? उस पूरी ऑडियो में आपने मेरी भूमिका भी देखी, उसकी भूमिका भी देखी। वो मुझे पूर्ण रूप से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, देखो उन लोगों ने मुझे ये बोला था। अरे अहम त्यागना पड़ता है सामाजिक सफलता के लिए। जो लोग सिर्फ मैं करते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझे सब कुछ चाहिए, मेरे पास मेरी सफलता, ऐसे लोग लीडरशिप के लिए नहीं होते। लीडर वो होता है जो अपने आप को पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाए, और वो चीज इसके अंदर आज भी नहीं है, ना पहले थी ना होगी कभी भी। तो फिर क्यों? और अब यही चीज मैंने समाज के सामने लेकर आई कि और ये दर्द है मेरा, ये खुशी से नहीं कर रही हूं। आपको क्या लगता है कि जून से लेकर अभी अक्टूबर चल रहा है, इस पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा मेंटल प्रेशर किसने फेस किया होगा? मैंने। कैसे लड़ी हूं मैं यहाँ से, जून से लेकर फिर मैं अगस्त में इंडिया आई, सारी चीजें लड़ती रही। वहां पर थाने में जा रही हूँ, पुलिस की सुन रही हूँ, उनको मैं अपनी बता रही हूँ, निराश होके वापस आ रही हूँ, रोते हुए वापस स्विट्जरलैंड आई कि इतना मैंने 1-1.5 महीना अपना टाइम वेस्ट किया, यहाँ पर आई मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? सारे तो प्रयास किए, सब लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं कहा कि नहीं दीदी आप वहां से इंडिया से आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओगी तो आप, इसका मतलब आप झूठ बोल रही हो। मैं बार बार सिर्फ यही प्रूफ करने के चक्कर में लगी हुई हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ना मैं झूठ बोलती हूँ, ना मैंने कभी झूठ बोला है। और ये बात सत्यता के तौर पर प्रूफ होती जा रही है डे बाय डे। जो लोग स्टार्टिंग में विरोध में खड़े भी हुए थे वो आज पूर्ण रूप से समर्थन में खड़े हुए, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती, नहीं छुपेगी, किसी भी तरह से नहीं छुपेगी। कितनी तकलीफ झेली है मैंने और मेरे परिवार ने, इसका अंदाजा नहीं है आप लोगों को। मेरे मम्मी पापा का 5-5 किलो दोनों का वजन कम हो गया होगा कम से कम। मेरी मम्मी की हालत मुझे देख ही नहीं जाती। एक जवान बेटी को रोता हुआ देख उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। इस आदमी ने जो तकलीफ, जो मातम मेरे घर में दिया है ना, उसका जवाब इसको देना पड़ेगा। ये लड़ाई सत्यता की है, ईमानदारी की है, और जो गलत इसने किया उसके खिलाफ है। जब इसके घर में इसकी माँ को रोता हुआ देखेगा ना, जब इसके घर में मातम बनेगा, जब इसको तकलीफ का मतलब पता चलेगा कि क्या होती है तकलीफ, कैसे तूने किसी की बेटी का जिंदगी को किस तरीके से, मेरे चरित्र के ऊपर दाग लगाकर तू चरित्रवान नहीं बन सकता। महिलाओं के इस लड़ाई में कहीं ना कहीं मैं एक चीज बार बार ये कहती हूँ, देखो बहन जी का उदाहरण बार बार इसलिए लेती हूँ क्योंकि वो मेरी प्रेरणा है। उनके अलावा मुझे आज की तारीख में कोई भी वो संघर्ष और एक शक्तिशाली महिला, एक वो जो जर्नी संघर्ष, उनके अलावा मुझे दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता। और आज से नहीं, सालों से मेरे मुंह पर उनके नाम के अलावा किसी और का नाम दूसरा आया ही नहीं, क्योंकि मैंने उनको हमेशा, मैं उनको देख के खुश होती हूँ, प्राउड फील करती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे उनसे कुछ चाहिए, मुझे उनकी पार्टी में जाना है या मुझे उनकी पार्टी में कोई पद चाहिए। ये लालच तो मेरे दिलो दिमाग में ना आज है ना पहले था।
चंद्रशेखर ने बहुत प्रयास किया, बहुत बार कहा कि तुम मेरी पार्टी में सेकंड पोजीशन लो, तुम इतनी इंटेलेक्चुअल हो, एक महिला, एक अंतर्राष्ट्रीय चेहरा हमको मिलेगा, मैं तुम्हें बनाता हूँ। फिर उसने मुझे बार बार ताने भी मारे, हाँ हम गरीबों की पार्टी में तुम क्यों आओगी, तुम तो वहां पर यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देती हो, ये करती हो, तुम मेरी पार्टी में क्यों आओगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहती थी कि कोई भी हमारे रिश्ते को ना लालच का नाम ना दे कि लड़की ने राजनीति में आने के लिए, ये लड़की ने पैसों के लालच में, इस लड़की को सिर्फ जगह बनानी थी, इसीलिए इसने चंद्रशेखर को कि से बात की है, ये सारी चीजें आई। वो लालच कभी नहीं चाहती थी, इसीलिए कभी एक्सेप्ट नहीं किया, कभी कोई चीज नहीं। कई लोगों ने मुझे बार बार कहा कि अरे नहीं, वो आदमी तो उसको, इस लड़की को कैसे, कितने पैसे देता होगा, आज इसकी पूरी जिंदगी 5 साल के, अरे पूछ लो उसको, उससे एक बार जाके उसने मुझे कितने पैसे दिए। उसको पता भी है स्विट्जरलैंड पैसे कैसे भेजते हैं, उसको पता है तरीका। मेरे माँ बाप ने आज तक मुझे स्विट्जरलैंड पैसे नहीं भेजे। इतनी डिफिकल्ट प्रोसेस है, इतनी बड़ी प्रोसेस है, तो फिर ये कैसे भेजेगा, ये कैसे मुझे पैसे देगा। लेकिन बस लड़की की सफलता के ऊपर आदमी का नाम तो देना बहुत जरूरी है। वो अगर वहां पर जिंदगी जी रही है, अगर वो वहां पर काम कर रही है, प्रयास कर रही है, तो भाई किसी ना किसी आदमी का, उसकी सफलता में किसी महिला का नाम लिया क्या आपने कि चंद्रशेखर एक लड़की की वजह से बना। हाँ, कहीं ना कहीं रोहिणी ने वो भूमिका उसके जीवन में निभाई, उसको वहां से लेकर यहां तक उसके संघर्ष में रही, तब वो बना। नहीं, ये नहीं बोलोगे कभी भी, किसी भी चीज में ये, इस चीज को लेकर ये नहीं बोलोगे। लेकिन लड़की अगर आगे बढ़ेगी, कोई भी महिला आगे बढ़ेगी, तो आप एग्जैक्टली यही बोलोगे किसी के लिए भी। कितना इजी है। मैंने अभी एक ग्रुप बनाया, उसको लेकर, नाम को लेकर कई लोगों ने बोला कि नहीं गैंग नहीं बनाना है। मैंने वो एक गैंग की, आजकल ये वर्ड यूज हो रहा है कि हाँ ये स्क्वाड, गैंग्स, ग्रुप, इस तरह के, तो मैंने उसको बनाया। लेकिन फिर कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं, गैंग से एक अलग नेगेटिव हो जा रहा, तो फिर मैंने जन पावर क्वींस नाम रख दिया। उसमें मैं उन महिलाओं को जोड़ रही हूँ जो कहीं ना कहीं मेरी तरह, कहीं ना कहीं उनके साथ किसी तरह का छल, विश्वासघात, इमोशनली टूटी, फाइनेंशियली टूटी, किसी ने सुनी नहीं उनकी, परिवार ने उनको कहीं ना कहीं अवॉइड किया, या परिवार ने उनका साथ नहीं दिया, और रिश्तों में जो छली गई वो महिलाएं, और फिर वो क्रांतिकारी, वही सम्मान पूर्वक महिलाएं जो एक मिनट, सम्मान पूर्वक, और वो महिलाएं जो अपनी जिंदगी को, मैंने उन लड़कियों को मोटिवेट करना स्टार्ट किया कि ये छोटी छोटी घटनाएं हमारे चरित्र पर दाग नहीं लगा सकती। हमारे साथ लड़कियां होती है इमोशनल, अगर हमें किसी ने इमोशनल फूल बनाया है, किसी ने हमारे साथ छल किया है, तो ये समाज हमें कभी भी इन गंदे नामों से कभी भी संबोधित नहीं करेगा। हमें लड़ना है। जो एक झूठे रिश्ते की वजह से जो सम्मान हमने समाज में खोया है, कहीं ना कहीं हमारे चरित्र पे दाग लगा है, उन्हीं लोगों के बीच, उन्हीं समाज के उन लोगों के बीच लड़कर हमें वो सम्मान वापस प्राप्त करना है। और वही लड़ाई सिर्फ सम्मान की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति अगर सम्मान पूर्वक जिंदगी नहीं जी पाया ना, तो उसकी जिंदगी का कोई महत्व ही नहीं है। पैसों की भूख एक वक्त के बाद खत्म हो जाती है, कोई मतलब नहीं है पैसों का। आप 2 रोटी ही खाओगे, आपको एक बेड ही चाहिए सोने के लिए, और इससे ज्यादा आपकी जरूरतें नहीं है आपको सुकून के लिए। आप पैसों के लिए भीख नहीं मांगोगे, पैसों के लिए काम नहीं करोगे। तो मेरा आज के इस लाइव में क्लैरिफिकेशन कि आज मैंने एक चीज देखी कि मुश्किल से शायद 1% लोगों ने बोला होगा, इनकी हिम्मत नहीं थी इसके चमचों की भी, कि एआई बोल दें। क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियो, एकदम नेचुरल कन्वर्जेशन, बैक टू बैक कन्वर्जेशन, बीच में कन्वर्जेशन, उसको पूरा करने के बाद वो कर ही नहीं सकते कि एआई से। आपको क्या लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं एआई से इतना पूरा स्क्रिप्ट, मतलब मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ क्या, मैं कोई वो मूवी वगैरह डायरेक्ट कर रही हूँ क्या? नहीं। ये इसके 2-4 चमचे जो चंद्रशेखर लिख रहे हैं ना, तुम लोग फेक आईडी से आ रहे हो, रियल आईडी से आ जाओ, और उसके बाद लिखो इस नालायक का नाम। आज समाज के सामने सच आ रहा है, समाज के लोगों को सच दिख रहा है। तूने बोला वही तो समाज के सामने आया। जो तूने गलत किया उसी का ही तो रिएक्शन है, ये एक्शन का ही तो रिएक्शन है। तू ये गलत करता नहीं तो ये रिएक्शन आता नहीं। तो सबसे पहले तो तेरी मिस्टेक है, मतलब तेरी बौखलाहट सिर्फ इसलिए है कि जो कुछ भी मैंने किया वो सब छुपा क्यों नहीं, जो सालों से छुपता है वो सब समाज के सामने क्यों आ रहा है, लोगों को क्यों पता चल रहा है कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है।
तू जवाब देना, सामने आकर बोल कि हाँ रोहिणी ने ये सब चीजें बोल रही, झूठ बोल रही है। मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ कि तू ये बोले समाज के सामने आकर कि रोहिणी जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है। फिर देख लड़ाई कैसी होती है। फिर मैं बताती हूँ कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ, फिर मैं देख कैसे तथ्यों के साथ अपनी बात को प्रूव करती हूँ। कर ही नहीं सकता, है ही नहीं इस चीज की पावर, बोल ही नहीं सकता। सच सच दिख जाता है, झूठ दिख जाता है, उसमें कोई वो नहीं है, अलग ही हो जाती है सत्य और झूठ की चीजें। एक बहुत ज्यादा लोगों को उसमें नहीं होता। अगर एनडीटीवी मेरे ट्वीट की न्यूज बना रही है, दैनिक भास्कर न्यूज बना रहा है, पत्रिका बना रही है, या नव भारत टाइम्स बना रहे हैं, तो क्या बिना सत्यता के आधार पर इतने बड़े बड़े चैनल को चला रहे हैं ये लोग? क्या किसी भी ऐसी लड़की का ट्वीट ले लिया इन्होंने और उसको न्यूज बना दिया बिना उसके? और इसके चमचे जो अनपढ़ गंवार हैं, जिनको मतलब एबीसीडी नहीं पता, इनको एबीसीडी पूरी जेड तक बोलना नहीं आती, वो बोल रहे हैं जी एआई से बनी है ये। तो मतलब अगर एआई नहीं होता तो तुम अपने नेता को कैसे प्रोटेक्ट करते? कोई और सोर्स होता है क्या तुम्हारे पास? कोई आधार होता है क्या उस चीज को करने का? नहीं, कर ही नहीं सकते थे। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हो और अगर कुछ सवाल है तो मुझे इसमें कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हो कि हाँ ये रोहिणी जी हमारा ये सवाल है, ये है। मैंने कई लोगों से अभी सुबह से मुझे कॉल्स आना स्टार्ट हो गए थे, बोल रहे थे कि ये सब चीजें जो हुई है, मतलब मैं आज ही सोच रही हूँ बहन जी ने उस ऑडियो को सुना होगा 101% अब तक वो पहुंच चुकी है उन तक। और उन्होंने सुनकर भी चीज वो क्या सोच रही होंगी कि जिस समाज के लिए मैंने इतना बड़ा संघर्ष किया, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और उसी समाज का व्यक्ति और उसी जाति का व्यक्ति, जिस जाति से वो आती हैं, वो नया नवेला एक नया आदमी आकर उनके संघर्ष के ऊपर इतना बड़ा सवाल खड़ा करता है, जो एक उनकी पूरी जिंदगी की जर्नी को पूरा काली पोत देता है, ये बोलकर कि नहीं नहीं जी वो तो ब्लैकमेल से बनी थी मुख्यमंत्री, वरना उनकी तो कोई योग्यता ही नहीं थी। कौन मायावती बहन जी कौन है? उनको कौन मुख्यमंत्री बना देता? मतलब कि देश में एक पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी अपनी ताकत, अपने संघर्ष और अपनी मेहनत पर। उस एक जाति का व्यक्ति आकर उनके संघर्ष के ऊपर सवाल उठा लेता, कितनी तकलीफ हुई होगी उस महिला को। आज का दिन उनके लिए कितना कठिन बीता होगा कि समाज के बीच में लोग ये बोल रहे हैं, ये सारी चीजें। मैं तो चाहती हूँ कि बहन जी, रिक्वेस्ट करती हूँ मैं लाइव के माध्यम से कि आप इस आदमी से पूछो कि तूने जो ये सारी चीजें बोली है ये तुझे कहाँ से पता चली, तुझे किसने बताई, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, प्रूफ क्या है तेरे पास जो तूने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया। आज ये समाज की नई पीढ़ी भी जानना चाहती है कि ये सच है क्या। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से भ्रमित कर रहा है तो उसके पीछे सच है क्या। इसको राजनीति में जगह बनानी है, इसको बहुजन आंदोलन में जगह बनानी है, तो अपने कर्मों के, अपने मेहनत से बनाना। एक डर्टी पॉलिटिक्स क्यों कर, और उसके बाद में राजनीति में मतलब बहन जी को खत्म करूंगा, उसके बाद ही राजनीति में मेरा आगे बढ़ूंगा। ये तो ये तक भी बोलता था कि जब तक के बहन जी नहीं मरेंगी ना रोहिणी, चमार मुझे वोट नहीं देंगे, जब तक मेरी राजनीति आगे नहीं बढ़ेगी। तो तू तो वो एक ऐसी संघर्षशील महिला के मरने की इंतजार कर रहा था कब से। तो ये सोच रहा था कि कब ये खत्म होगी। तुझे तो सपने दिखने लगे थे कि बस बहन जी के बाद कौन संभालेगा बहुजन आंदोलन, मैं बनूंगा बहुजन नायक। तो काम तो कर। कितना मुश्किल है। ये जो बहुजन आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये सबसे पहले आपसे आपका सेक्रीफाइस मांगेगा। इसीलिए शायद ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के बच्चे नहीं थे, उन्होंने अपना पूरा टाइम संघर्ष समाज को दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे तो थे, लेकिन बच्चे उन्होंने वो खो दिए। अपनी पत्नी, उनकी पत्नी उनके सामने, उनकी पत्नी की मौत होती है, पारिवारिक सुख नहीं है। काशीराम साहब ने शादी नहीं की, बहन जी ने शादी नहीं की। तो ये त्याग मांगता है बहुजन आंदोलन। सबसे पहले तो तुम जो चीजों के लिए तुम्हें लगता है कि हाँ ये होनी चाहिए, उसका त्याग दो। चंद्रशेखर ने बहुजन आंदोलन के लिए क्या त्याग किया, ये सवाल मैं सबसे बड़ा आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि उसने ये त्याग किया। कम उम्र में उसको बड़ी गाड़ियों के शौक होने लगे। 30, 28, 29 की उम्र में वो जैसे जेल से बाहर निकला वैसे ही उसने दिखा दिया समाज को 29, 30 की उम्र में कि अरे मैं तो नेता बन गया। मैंने इससे सवाल भी पूछा कि तुमने पार्टी क्यों बनाई। अब ये सवाल का भी जवाब अब आप लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि और एग्जैक्ट है, ये प्रूफ करे, ये देखे कि ये क्या है। मैंने इससे पूछा तुमने पार्टी क्यों बनाई, तो उसने कहा कि रोहिणी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई आसानी से जेल नहीं भेजता, मेरे ऊपर इतने मुकदमे हैं। तो मैंने कहा कि सच में ऐसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल नहीं भेजा जाता? तो उसने कहा कि अगर जेल इन केस मुझे पुलिस ने भेजा भी
तो मेरा इतना ज्यादा बाहर इतना ज्यादा उसका विरोध होगा, संघर्ष होगा, तो कि इस चीज की वजह से पुलिस का भी, और हुआ भी 2020 के बाद जब से उसने पार्टी बनाई वो जेल नहीं गया एक दिन। तो मतलब पार्टी भी तूने अपने जेल से बचने के लिए बनाई, और अब तू बोल रहा है कि मैं बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसने मुझे ये तक भी कहा था कि रोहिणी, मैंने तो भीम आर्मी की कल्पना कभी राष्ट्रीय स्तर पर देखी ही नहीं थी, मैंने तो सिर्फ सहारनपुर की घटनाओं के लिए कॉलेज लाइफ में ऐसे ही बस निकल के बना लिया था एक संगठन कि हाँ हम लोग क्रांति करेंगे और निकलेंगे, और थोड़ा बहुत इससे, हाँ एक और चीज इसने कही थी कि थोड़े बहुत इससे पैसे आएंगे तो हमारा काम खर्चा चलेगा, बस। लेकिन मैं जेल गया, जेल से बाहर निकला, मैंने बाहर निकल के देखा तो लोगों ने तो मुझे बिल्कुल नायक बना लिया, और लोगों को लगा रहे मैं तो बहुत बड़ा काम करके आई। तो मतलब इसने खुद भी इमेजिन नहीं किया था कभी भी, इसका कोई बहुत बड़ा इमेजिनेशन ही नहीं था कि मैं ये करूंगा ये करूंगा। मतलब वो बोलते ना धक्के से आगे बढ़ता गया। जैसे जेल से बाहर निकला लोगों ने बिल्कुल महान बना लिया, अरे इसने तो क्रांति की है, ये की है। कल रात को मैं शब्बीरपुर घटना के ना प्रॉपर डीप रिसर्च कर रही थी कि ये एक्चुअल में घटना थी कैसे, क्या हुई, क्योंकि सुनी सुनाई बातों में और लिखी लिखाई बातों में बहुत बहुत डिफरेंस होता है। आपने क्या सुना क्या नहीं हुआ, इसकी भूमिका क्या थी, क्या एक्चुअल में इसका भी कोई योगदान था वहां पर, जब जो ठाकुर और दलितों की जो हिंसा हुई, लड़ाई हुई, उसमें 75% एजुकेटेड पीपल वहां की उस पूरी बस्ती से बिलोंग करते थे, एजुकेशन में बहुत हायर लेवल पर लोग आगे बढ़ रहे थे, खासकर चमार कम्युनिटी के लोग। तो कहीं ना कहीं वहां पर उनको दबाने के लिए ये तो एक उनका एक हिडन एजेंडा। फिर लेकिन वहां पर जो 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को लेकर जो वहां पर उन्होंने जो जगह नहीं दी, और वो सारी चीजें जितनी मैंने उसको लेकर पढ़ी देखी, लेकिन कहीं पर भी चंद्रशेखर की उसमें भूमिका ही नहीं थी। बाद में इसने तो जाकर जो 9 मई को पंचायत बुलाई, पहले इसने सहारनपुर में बुलाई, इसको परमिशन नहीं मिली तो उसने फिर दिल्ली में बुलाई। इसने देखा लोगों का हुजूम मेरे पास आने लगा, लोगों ने, क्योंकि उस घटना से इसको बोलते हैं ना कि वो एक वर्ड है ना उसमें बोलते हैं कि आपदा में अवसर देखा इसने, आपदा उस टाइम पे इसको लगा कि अरे अब, वरना इस घटना के पहले भीम आर्मी को कौन जानता था, क्या काम किया था। तो उस चीज के बाद इसने इस चीज को लेकर आया, काम करना शुरू किया लोगों ने। अब समाज को उस टाइम पे ना गैप फीलिंग, एक और चीज मैं बहुजन आंदोलन की ये भी समझती हूँ कि गैप बहुत बड़ा हो गया था। बहन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद का जो ये टाइम था, इसमें बहुजन को ना कहीं एक लीडरशिप की जरूरत थी। और फिर आया एक युवा जिसने बोला अरे मैं ये करूंगा वो करूंगा, समाज ने उसको आगे बढ़ाना शुरू किया। अच्छी बात है, चल समाज ने भरोसा किया, लेकिन उस समाज के भरोसे को तोड़ा क्यों फिर? कितनी मुश्किल से समाज भरोसा करती है। मैं इस आदमी के ऊपर इतना भरोसा करती थी, मुझे लगता था चंद्रशेखर तो क्रांतिकारी आदमी है, बाबा साहब अम्बेडकर काशीराम साहब के बाद तीसरा ऐसा महानायक बनेगा ये 21वीं सदी का। इसके बारे में लिखती थी ये बात, इतना भरोसा करती थी कि दुनिया झूठ बोलेगी, चंद्रशेखर झूठ नहीं बोलेगा। चंद्रशेखर ने जो बोला वही पत्थर की लकीर है। कितना मतलब कितना डेडिकेटेड थी इस आदमी की उन चीजों के लिए। दुनिया बोल देगी नहीं ये वो गलत है, ये गलत है, मैं बोलती नहीं ये तो बिल्कुल नहीं। कई लोग मुझे इसकी कमजोरियां बताते थे, गलतियां बताते थे, मैं बोलती थी ओहो ऐसा तो वो कर ही नहीं सकता, वो कितना महान है, वो तो सोच ही नहीं सकता इस बारे में। लेकिन कितना बड़ा भरोसा तोड़ा इसने फिर। मुझे लगता था कि ये जो त्याग है, ये जो मेरी भी इस जर्नी में जो मेरी हिस्सेदारी है, ये मुझे बहुत बड़े बड़े शब्द बोलता था, रोहिणी तुम्हें ना एक त्याग की देवी की तरह माना जाएगा, लोग तुम्हें तुम्हारे संघर्ष का सम्मान करेंगे, लोग बोलेंगे कि देखो वो लड़की पढ़ने गई, स्विट्जरलैंड में रही, लेकिन उसके बाद भी उसने बहुजन आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। मैं उसकी पूरी जो एक बोल सकते हैं ना कि वो बनी हुई थी, एक वेल विशर गुरु, उस तरह से बनी हुई थी कि हाँ चलो ठीक है, इसको जो भी समझाना है, गलत है तो गलत का वो करना है। इस ऑडियो के माध्यम से आपने एक और चीज एनालिसिस की होगी कि मैं उसमें उस चीज को समझा रही हूँ उसको कि देखो मैं उसको कितना अच्छा बोल रही हूँ कि देखो अगर हम पार्टी विलय कर देंगे तो आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला होगा, महापुरुष आपको आशीर्वाद देंगे वहां से कि इस आदमी ने मैंने इस चीज को करके ये कर लिया। मतलब इस आदमी ने समाज के लिए इतना बड़ा त्याग किया, इस चीज के लिए करा, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं, और वो आज भी नहीं सोच रहा। मैं तो कह रही हूँ कि आज भी उसको अक्ल आ जाए, आज भी अगर वो सोचे, उसके इस लड़ाई से सिर्फ उसका भला हो रहा है, भीम आर्मी का भी भला नहीं हो रहा, भीम आर्मी के कुछ दूसरे व्यक्ति का भी भला नहीं हो रहा, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्षों का भी भला नहीं हो रहा है, भीम आर्मी के किसी कार्यकर्ता का नहीं भला हो रहा है, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन का भी भला नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका भला हो रहा है, चंद्रशेखर का। दैट्स ऑल।
उसको सब कुछ मिल रहा है, उसको Y+ सुरक्षा मिल रही है, उसको टाइपेड बंगला मिल रहा है, उसको सांसद बनने का मौका मिल गया, वो सांसद बन गया, वो पूरे देश में 10-10 20-20 फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है। लेकिन सेकंड लीडरशिप का क्या, सेकंड बेनिफिट किसको मिल रहा है इसका? किसी को भी नहीं। तो जब भीम आर्मी उसके खुद के संगठन को उसकी राजनीति से उसके काम से फायदा नहीं मिल रहा, तो समाज को क्या फायदा मिलेगा? ऐसी होती है लीडरशिप, ऐसे होते हैं लोग, ऐसे होते हैं नेता। और बोल रहे मैं छोड़ रहा हूं सारी चीजें, एवरी डे कैमरे के सामने आना, हर दिन के फोटो पब्लिश करना। क्यों? क्योंकि इनसिक्योर है। 4 दिन चुप नहीं बैठ सकता है ये आदमी। इस चीज को तो मैंने खुद देखा, 4 दिन ये गायब नहीं रह सकता। हर दिन कभी शादी में जाएगा उसका फोटो डालेगा, कभी किसी काम के लिए जाएगा उसका फोटो, मतलब लोगों को लगना चाहिए कि चंद्रशेखर हर दिन काम कर रहा है, हर दिन लोगों से मिल रहा है, हर दिन संघर्ष कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने यही सब दिखा दिखा के तो समाज को मूर्ख बना रखा है। मैं इसको बोलती थी कि प्लानिंग का टाइम भी रखा कर अपनी जिंदगी में, कि इस चीज में हम बहुत गहन चिंतन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रूपरेखा बना रहे हैं, ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, थोड़ा कैमरे से गायब भी हो जा कुछ दिन के लिए। नहीं, ये सब चीजें नहीं कर सकता, ये सब चीजें नहीं हो सकती। अब ये सारी चीजों में आज मैंने आपसे को बताया, आपकी सारी चीजों में मैंने आपके सवालों को भी देखा, सुना, और भी अगर आपके सवाल है मुझसे तो आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो मैं उसकी जवाब भी दूंगी। क्योंकि देखो, जितना ज्यादा मैं लोगों के सामने आऊंगी, आज मेरे पास ना अब और कोई साधन नहीं बचा है अपनी बात रखने का। मैंने कोर्ट के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस राइट और रॉन्ग प्रूव करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ? गृह मंत्री बीच में आ गए देश के। मतलब कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा, गलत करेगा, और देश के गृह मंत्री के पास जाकर बैठ जाएगा। गृह मंत्री दिल्ली के कमिश्नर को फोन करेंगे और बोलेंगे कोई बात नहीं, मेरा चेला है, कोई बात नहीं, 10 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दियो, क्या फर्क पड़ता है, काम मेरा कर रहा है ना, तो इसके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए। तो मैं वो गृह मंत्री से भी सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपकी बेटी के साथ होता तब भी आप यही करते? क्या आप ऐसे ही बचाते? क्या आप तब भी यही सब चीजें करते? मैं तो चाहती नहीं हूं कि आप दूसरी बार गृह मंत्री बनो, क्योंकि आपने इस पद की गरिमा का भी ना मिसयूज ही किया है। आपने इस आदमी को बचा कर ना इस चीज का मिसयूज किया है। क्योंकि ये चीज तो वो बार बार बोलता रहा ना कि जब तक देश में के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं तब तक मुझे कोई जेल नहीं भेज सकता, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता। तो ठीक है, मैं चाहती हूँ कि गृह मंत्री ना बने अगली बार वो देश के। आज की इस पूरे लाइव में ये सारी चीजें बताई, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ा होता जा रहा है। मेरी यही बातें करनी थी कि देखो कैसे मैंने सब चीजें फेस की। मैं बहुत खुशी से नहीं लड़ रही हूँ, लड़ाई कभी भी खुशी से नहीं लड़ी जाती है, और खासकर उस व्यक्ति से जो कभी ना कभी आपका अपना हो। दुश्मनों से तो आप लड़ सकते हो, लेकिन अपनों से लड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपका मेंटल स्टेट आप मेरी आंखों से समझ सकते हो कि मैं कितना डीप डिप्रेशन में रहकर आई हूँ, और आज भी मुझ में वो डिप्रेशन का असर है। मैं हील नहीं हुई हूँ प्रॉपर तरीके से, लेकिन फिर भी लड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे अब अपनी डिग्निटी के लिए लड़ना है, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना है, मेरे चरित्र पे जो दाग लगा है उसके लिए लड़ना है। समाज में ये प्रूव करना है कि ना मैंने बहुजन आंदोलन के प्रति कुछ गलत सोचा, ना गलत किया, ना मैंने उस आदमी के प्रति कोई गलत सोच रखी। मैं तो उसको बनाने के लिए, उसके लिए इतनी ज्यादा फोकस्ड थी, मतलब एक समर्पित प्रेमिका के तौर पर, कि नहीं मैं कुछ नहीं बनूंगी, उसको बनाऊंगी। वो मतलब मैं भूखी रहूंगी, वो खाना खा ले, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। मैं कुछ ना बनूं, वो बन जाए। मैं इस लेवल पर मैंने उसका सपोर्ट किया, और लोग बोल रहे हैं ये लड़की को विष कन्या के आधार पर ये की थी। 2 कौड़ी के उसके जो चमचे वो बोल रहे हैं अरे इसने, ये लड़की गलत है। तुम प्रूफ तो करो लड़की गलत है, कैसे प्रूफ करोगे? जो लोग, जो व्यक्ति बहुजन समाज की सबसे बड़ी नायिका, जो आज एक जीवित महानायिका के रूप में है, उनके बारे में गलत बोल सकता है, तो वो मेरे जैसी लड़की को तो ऐसे उठा के फेंक देगा। उसके लिए क्या बड़ी बात थी? वो तो, उसके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ना। तो वो कैसे फिर महिलाओं का अपमान करके इस पवित्र आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है? क्योंकि इस पूरे बहुजन आंदोलन की जो सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वही है महिला सम्मान। महिला सम्मान की लड़ाई लड़ी बाबा साहब अम्बेडकर ने। देश की महिलाओं के उत्थान और तरक्की के लिए संविधान में प्रावधान डाले और लिखे आर्टिकल्स में।
तो जो हमारे महापुरुष देश की महिलाओं को सम्मान के लिए लड़ रहे थे, ये व्यक्ति अपनी समाज की महिलाएं, पहले जाटा समाज की महिला बहन जी का अपमान करना, वाल्मीकि समाज की बेटी रोहिणी जो एक आगे बढ़ के जो जहां से, आपको मेरी जर्नी के बारे में पता क्या है? मैं अगर अपनी जर्नी बताऊंगी ना तो आप सच में रो दोगे। मैंने वो वक्त वो सारी चीजें देखी है। शुरू से मैंने अपनी जिंदगी, अपने परिवार में गरीबी देखी, घर की बड़ी बेटी थी, माँ बाप की गरीबी को बहुत बुरी स्थिति में देखा है। एक छोटी सी टपरी वाले घर में रहते थे, वहां से निकल के हम लोगों ने सन 2000 में तो घर बनाया। मेरा बॉर्न 93 का है, 2000 में हम लोगों ने घर बनाया, हम वहां पर है। उसके पहले तक हम अपनी दादी, मैं पता है आपको ये चीज, मतलब मेरी जिंदगी का हिस्सा है कि मैं उस परिवार से आती हूँ जहां पर मेरी दादी और मेरे परिवार के लोग ना झाड़ू लगाते थे रोटी के बदले। आज भी एक ऐसा एरिया है इंदौर का जिसको लाला का बगीचा बोलते हैं, उस एरिया में मेरी दादी रोटी मांगने जाती थी और मैं उनके साथ जाती थी। हम लोगों ने ना वो जीवन रोटी मांग के खाई है बचपन में। आप क्या जानते हो मेरे बारे में? आज भी वो लोग मुझे देखते हैं ना तो वो बोलते हैं लड़की वहां से निकली है। एक घर से हमें अच्छी रोटी मिलती थी गरम, एक घर से हमें बुरी रोटी मिलती थी, बासी रोटी मिलती थी। हम घर में बैठकर बच्चों की तरह उन रोटियों को, हम सिर्फ सब्जी बनाते थे, रोटी हम गरीब मांग के खाते थे। वो वक्त देखा। इतनी गरीबी से उठ के माँ बाप से कभी शिकायत नहीं की। तो एक जुनून था कि आगे बढ़ना है, इस परिवार की परिस्थिति को बदलना है। इसीलिए जब 2018 में मुझे स्कॉलरशिप मिली, मैंने 1 साल तक किसी को नहीं बताया मुझे स्कॉलरशिप मिली। 1 साल बाद जब मेरे घर पे मेरे पापा के एक मित्र आए, उन्होंने इस स्कॉलरशिप को डिक्लेयर किया सबके सामने। वरना मैं तो सिर्फ पीएचडी की तैयारी के लिए, क्योंकि पीएचडी में एडमिशन मिलना, डॉक्टर में एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं था। सारे कंसल्टेंट्स ने गिव अप कर दिया था। 2 बार अमेरिका का वीजा रिजेक्ट हुआ। 18 से लेकर 20 तक का वक्त मैंने इतना मुश्किल से बिताया, इतनी मुश्किल से मैं यहाँ पर आई हूँ। बॉम्बे जाती थी पापा के, मुंबई जाती थी अपने वीजा के लिए। एक बार रिजेक्ट हुआ, घर आ गई। दूसरी बार पापा ने 10,000 रुपए उधार लिए और फिर लेके गए। दूसरी बार भी अगर जब वीजा रिजेक्ट हो गया ना तो मैंने घर आकर फाइल फेंक दी कि नहीं मुझे नहीं जाना। लेकिन अपने आप को प्रूव करने दे, वही एकमात्र साधन था कि घर में और भी 3 बच्चे हैं, एजुकेशन है, सारी चीजें हैं। फिर 2020 में जैसे ही मैंने जनवरी में स्विट्जरलैंड के लिए तैयारी की, स्विट्जरलैंड का एडमिशन किया, स्विट्जरलैंड के वीजा के लिए दिल्ली गई तो कोविड आ गया मार्च में। फिर कोविड का टाइम पूरा रोते हुए बिताया कि मेरी तो उम्मीद ही टूट गई, अब मैं कैसे विदेश जाऊंगी पढ़ने के लिए, मेरी स्कॉलरशिप भी खत्म हो जाएगी, आखिरी साल है। क्योंकि जब आपको स्कॉलरशिप मिलती है उसके 3 साल के अंदर आपको विदेश जाना है, अदरवाइज आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। तो ये इतना बर्डन था। फिर जैसे कोविड खत्म हुआ, वीजा आया मेरा। 8 महीने लगे स्विट्जरलैंड का वीजा आने में। सितंबर में वीजा आया, जनवरी में अप्लाई किया था, सितंबर में आया। तो पता चलता है कि सरकार के पास फंड्स खत्म हो गए। फिर उम्मीद टूटी, फिर लगा कि नहीं जाऊंगी। 3 महीने के अंदर मुझे आना था। पापा मम्मी ने कैसे भी करके फिर बहुत प्रेशर करा, बार बार भोपाल गई पापा के साथ। भोपाल जाना भी बड़ा बोझ लगता था, कैसे जाएं, ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, पैसे लगते थे बार बार, बहुत गरीबी स्थिति रही। फिर भी सब कुछ करके लोगों ने बोला कि इटली में इतने लोग मर गए कोविड में, ये लड़की कैसे जाएगी पढ़ने। लेकिन मैं फिर भी गई, आई यहाँ पर। और आते ही मैंने नैनी जॉब की, बेबी सिटर की जॉब किया, यहाँ पे वेट्रेस की जॉब की, क्लीनिंग्स की जॉब की, कि अपने घर वालों को पैसे भेजना थे हर महीने 1-1.5 लाख रुपए, जो उनकी परिस्थिति में सुधार हो। तो संघर्ष करती रही बड़ी बेटी के होने के नाते, सारी चीजें, ये सब चीजें। फिर ये आदमी मेरी जिंदगी में आया, फिर इसके संघर्ष को समझने लग गई, इसकी गरीबी को समझी, इसके संघर्ष को समझा। इसने मुझे विश्वास दिला दिया कि रोहिणी, हम दोनों को मिलके बहुत अच्छा करना है, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे जैसी महिला मुझे मेरे जीवन में नहीं मिल सकती, तुम एक सच्ची लड़की हो, सारी चीजें ये करके। और आज उन्हीं पार्टी के लोगों के माध्यम से, उन्हीं कार्यकर्ताओं से मेरा अपमान कराता है लगातार। ये कैसे मुंह दिखाएगा प्रकृति, भगवान, खुदा, गुरु, रविदास जी, जिसको भी मानता है? क्या ये मेरे आंसुओं का हिसाब नहीं होगा?
कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, मैं तो देखना चाहती हूँ कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे करेगा। कितना बड़ा विश्वासघात किया इस आदमी ने। और आज ये लोग बोल रहे हैं लड़की क्यों लड़ रही है। मैं क्यों नहीं लड़ूंगी, मुझे लड़ना है अपने लिए। मुझे समाज को ये दिखाना है कि मैंने गलत नहीं किया, और मैं लड़ती रहूंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से ही लड़ती रहूंगी जब तक कोर्ट में ये केस नहीं जाता, जब तक एफआईआर नहीं होती। क्या करूं एफआईआर के लिए, और 156(3) में 2 बार जज के सामने हो चुकी है हियरिंग। मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ कि कब इस चीज का फैसला आएगा। आज मेरे ऊपर सिर्फ ये लड़ना ही मेरी एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अपनी समाज को प्रोटेक्ट करना भी अपनी जिम्मेदारी है। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि वो आदमी भी ना कहीं ब्लैकमेल हो रहा है, और वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके ऊपर इतने केसेस है, उसके इतने गलत काम है, तो वो अब वो पपेट बन चुका है उन लोगों की। अब वो चाहकर भी समाज का भला नहीं कर सकता, ना समाज के लिए कुछ कर सकता। वो एक्टिंग कर रहा है बस सारी चीजों में आकर, लोगों के बीच आकर। जो व्यक्ति खुद फेस करता है ना लाइफ में, जो तकलीफ फेस करता है, जो गलत चीजें फेस करता है, वही इंसान कभी ना कभी जो बोलते हैं ना, जो खुद ने फेस किया है वो कोई और ना करे, इसीलिए बचाना है, समाज की बेटियों को बचाना है। मैं तो खुद बोलती हूँ ना कि एक्सेप्ट करे आकर कि समाज में इतने लोग मैंने समाज की इतनी बेटियों के साथ गलत किया। कितना भरोसा तोड़ा इसने। मतलब 5 लड़कियों के नाम तो मैं जानती हूँ, उन लड़कियों ने सबने स्टोरी बताई है मुझे। अब मैं नहीं जानती कितनी लड़की हिडन है। फिर उसके बाद भी तू बोल रहा है कि मैं काम करूंगा समाज में। अब तेरे घर बैठने के दिन आ चुके हैं। अब तू सांसद बनने के बाद कुछ भी नहीं कर सकता। ये तेरी आखिरी सफलता थी, ये बार बार मैं कहती हूँ। 1 साल के अंदर या तो तू जेल में जाएगा या फिर तू बेड पे होगा। और बेड पे कैसे होगा, क्योंकि देख तेरी वैसे भी इसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन देख लेना, ये पैरालिसिस अटैक देखेगा अपनी जिंदगी में। इसको ना उस वक्त भुगतना पड़ेगा, इसको वो तकलीफ महसूस करनी पड़ेगी जो तकलीफ इसने दूसरों को दी है। गलत व्यक्ति के हाथ से कभी भी समाज का कोई भला नहीं हो सकता। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि पापियों के हाथ से कोई गलत नहीं, पुण्य नहीं हो सकते। तो ठीक है, लाइव हमारा बहुत बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, मेरे इमोशंस बहुत जल्दी झलकते हैं। ये मेरी आंखें जितनी ये मोटी हो रही है ना, ऐसे दिख रही है, रो रो के हो रही है। बहुत रोना आता है मुझे, बहुत तकलीफ होती है कि क्यों गलत है, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा। मैंने तो कभी किसी के बारे में गलत सोचा भी नहीं। गलत करना तो बहुत दूर की बात है। अपने कर्मों को, अपनी छवि को इतना एकदम क्लियर रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने ना ये कर्माज और इन सब चीजों के बारे में डीप रिसर्च करके रखा है कि नहीं, आप अगर 1% भी किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ में 90% गलत होगा। तो मुझे गलत ना बर्दाश्त करना है, ना गलत करना है। तो दैट्स ऑल। तो ये सब चीजें हैं। मैंने आप लोगों का काफी टाइम लिया, काफी इमोशनल हमारा लाइव था। मैं आपको लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि मैंने कोई झूठ कभी नहीं बोला, ना मैंने कोई झूठे एविडेंस कोई किए। जो जैसे चेक कराना है करा लो, जहां चेक कराना है करा लो, कौन सा भी टूल यूज कर लो, देख लो। लेकिन कहीं पर भी कोई किसी तरह से कोई जो कुछ जो लाइक 0.1% जो लोग है ना, वो लोग ही बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एआई से है। अदरवाइज कोई नहीं। समाज बहुत जागरूक है, पढ़े लिखे लोग हैं, पता चल जाता है कौन सी चीज एआई की है, झूठी है, गलत है। मेरी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये खुद आकर एडमिट नहीं करता कि इसने गलत किया है। और ये करेगा, बहुत जल्द करेगा, और ये बोलेगा समाज के सामने। इसके कर्मों का जब इसको फल मिलने लगेगा ना, जब ये चारों तरफ से घिर जाएगा, जब ये खुद एक्सेप्ट करेगा कि इसने कितने षड्यंत्र किए यहाँ तक पहुंचने में। 10 साल में इसने एक भी व्यक्ति का भला नहीं किया होगा अपने भीम आर्मी संगठन की वजह से, लेकिन हजारों लोगों का जीवन जरूर बर्बाद कर दिया। हजारों लोगों के भविष्य को जरूर इसने बर्बाद कर दिया। यही है इस आदमी की उपलब्धि। आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और काफी टाइम हो गया, इतना लंबा लाइव नहीं चलाना चाहिए। तो थैंक यू, गुड नाइट, खाना खा लीजिए आप लोग सब, बाय बाय।